हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और अपने जीवन में और भी ज़्यादा बेहतर कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन के अंदर हमारा पहला चैप्टर चल रहा है, जो कि है आपका बेसिक्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, पहला चैप्टर आपका चल रहा है बेसिक्स ऑफ एनर्जी। इसके अंदर मैंने आपको दो टॉपिक आपको पढ़ा दिया था। जैसे कि कौन कौन से टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था। क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी के अंदर मैंने आपको पढ़ा दिया था प्राइमरी एंड सेकेंडरी एनर्जी, कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल एनर्जी। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको कराया था नॉन रिन्यूएबल एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, ये मैंने आपको कंप्लीट कराया था। उसके बाद मैंने आपको कराया था ग्लोबल फ्यूल रिजर्व, ये मैंने आपको कंप्लीट करा दिया था। तीन टॉपिक आपको रह रहे हैं। कौन कौन से रह रहे हैं ध्यान से देखेंगे। एक टॉपिक आपका रह रहा है कैपेसिटी फैक्टर ऑफ सोलर एंड विंड पावर जनरेटर, ये आपका एक टॉपिक रह रहा है। दूसरा टॉपिक आपका रह रहा है एनर्जी सिनेरियो इन इंडिया, और तीसरा टॉपिक आपका इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी यूजेज ऑन क्लाइमेट। ठीक है, ये तीन टॉपिक है, जिसमें से आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले एनर्जी सिनेरियो इन इंडिया। जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा कैपेसिटी फैक्टर ऑफ विंड पावर जनरेटर एंड सोलर जनरेटर। ठीक है, ये मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो ध्यान से देखेंगे। अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं टॉपिक वाइज लिखा हुआ है, तो एनर्जी आपका कंप्लीट हो गया, क्लासिफिकेशन आपका कंप्लीट हो गया, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एनर्जी कंप्लीट हो गया, कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल एनर्जी कंप्लीट हो गया, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी आपका कंप्लीट हो गया, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, वैश्विक ईंधन भंडार भी आपका कंप्लीट हो गया। अब क्या पढ़ेंगे, भारत में ऊर्जा परिदृश्य को आप पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान से देखेंगे मेरे दोस्त, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, ध्यान से देखेंगे। एक बार यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, यानी कि ग्लोबल फ्यूल रिजर्व मैंने आपको कल कंप्लीट करा दिया था। यहाँ पे एक करेक्शन करना है आपको। करेक्शन क्या करना है कि मैंने आपको ग्लोबल कोल रिजर्व मैंने आपको बताया था। कोल रिजर्व के अंदर मैंने आपको बताया था उत्पादन में भारत का, यानी कि कोल प्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कोल प्रोडक्शन। अगर बात करें कोल प्रोडक्शन में भारत का कौन सा स्थान है, तो मैंने आपको गलती से, यानी कि गलती से क्या, वो पुराना डेटा है। ठीक है, तो पुराने डेटा के अकॉर्डिंग जो है भारत का तीसरा स्थान था। लेकिन अब ये मैंने आपको सामने नया डेटा लिखवा रहा हूँ, तो उत्पादन में जो है भारत का दूसरा स्थान है। इस चीज़ को अब अपडेट कर लेंगे, जिन बच्चों ने नोट्स बनाए होंगे तो इसे सही कर लेंगे। यानी कि कोल उत्पादन में, कोल प्रोडक्शन में भारत का सेकंड स्थान है। इस चीज़ को आपको करेक्ट कर लेना है। ठीक है, दूसरा करेक्शन कहाँ पे करना है आपको, दूसरा करेक्शन करना है यहाँ पे कच्चा तेल, यानी कि क्रूड ऑयल में। यहाँ पे क्या करेक्शन करना है, यहाँ पे मैंने आपको लिखवाया था कि ऑयल प्रोडक्शन में मेरे दोस्त, ऑयल प्रोडक्शन में भारत को स्थान मैंने आपको लिखवाया था 24th। ठीक है, तो इसे करेक्ट करके आप 20 कर लेंगे। कितना कर लेंगे मेरे दोस्त, इसे करेक्ट करके आप 20 कर लेंगे। इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है, बस आपको इतना ही करेक्शन करना है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब ध्यान से देखेंगे। आपका नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी सिनेरियो इन इंडिया। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा आपका, एनर्जी सिनेरियो इन इंडिया है। टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें कर लेता हूँ। जैसे कि कुछ बच्चे आप में से पूछ रहे थे कि सर पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा। पीडीएफ मेरे दोस्त मैं आपको बताऊं, तो पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे। आप टेलीग्राम पे जाएंगे, सर्च करेंगे जीटेक पॉली, तो सबसे ऊपर ही चैनल आएगा, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन स्टूडेंट को वहाँ भी आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो, तो आज के वीडियो लेक्चर के जस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं पे आपको जो भी मैं आपको लेक्चर लूँगा एनर्जी कंजर्वेशन का, आपको सारा पीडीएफ वहीं पे आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, और एक काम और करेंगे, आप सभी वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, अब चलते हैं आगे, ध्यान से देखेंगे, टॉपिक को शुरू करते हैं। भारत में ऊर्जा परिदृश्य एनर्जी सिनेरियो इन इंडिया। इसमें सबसे पहले आप ये जानेंगे इसमें हम पढ़ते क्या हैं। यानी कि अगर बात करें एनर्जी सिनेरियो की, तो भारत में एनर्जी सिनेरियो में हम पढ़ते क्या हैं। तो इसमें सबसे पहले पढ़ा जाता है कि भारत जो है, यानी कि इंडिया जो है, एनर्जी का कितना प्रोडक्शन कर रहा है, उत्पादन कितना कर रहा है, और उसका कंजप्शन कितना कर रहा है। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया कि एनर्जी सिनेरियो में आप समझेंगे जो आपके अलग अलग एनर्जी सेक्टर हैं। जैसे कि अगर बात करें कोल सेक्टर की बात करें, कोयला की बात करें, प्राकृतिक गैस की बात करें, और तेल की बात करें, बिजली उत्पादन की बात करें, और हाइड्रो पावर की बात करें। ठीक है, तो इन सब में भारत कितना प्रोडक्शन कर रहा है, और भारत जो है कितना खपत कर रहा है, और खपत के मामले में, कंजप्शन के मामले में, प्रोडक्शन के मामले में भारत का कौन सा स्थान है, ये सब कुछ आप भारत ये ऊर्जा परिदृश्य में आप पढ़ते हैं। यानी कि एनर्जी सिनेरियो इन इंडिया के में आप इस टॉपिक के अंदर ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे, टॉपिक को शुरू करते हैं। भारत की ऊर्जा खपत का वर्तमान स्तर विश्व ऊर्जा खपत का केवल 5.23% है। कहने का मतलब यह है मेरे दोस्त, अगर हम ओवरऑल इंडिया के ओवरऑल विश्व के एनर्जी को माने 100%, ठीक है, कितना माने 100% मारे, तो एनर्जी का जो कंजप्शन है, यानी कि जो एनर्जी का ऊर्जा खपत है मेरे दोस्त, ऊर्जा खपत में भारत का
कितने परसेंट यूज करता है? 100% में से 5.23% भारत के द्वारा यूज किया जाता है। ठीक है, यानी कि पूरे विश्व की एनर्जी को अगर हम 100% माने तो विश्व में जो है भारत जो है 5.23% एनर्जी का कंज्यूम करता है। इस चीज को आपको मान करके चलना है, यानी कि इस चीज को आपको ध्यान में रख करके चलना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, और ऊर्जा खपत में चीन, अमेरिका और रूस के बाद भारत का पूरे विश्व में चौथा स्थान है। यानी कि मैंने आपको क्या बताया कि ऊर्जा खपत में, यानी कि ऊर्जा कितना खपत करता है भारत, तो 5.23% यानी कि एनर्जी का कंजप्शन करता है। और ऊर्जा खपत के मामले में भारत का, मेरे दोस्त, भारत का कौन सा स्थान है? भारत का चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। इस चीज को आपको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चौथा स्थान है। पहला स्थान चीन का, दूसरा अमेरिका का, तीसरा रूस का और चौथा स्थान आता है भारत का। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रख करके चलना है। वही चीज यहाँ पे अंग्रेजी में लिखा हुआ है, पढ़ के आपको बता देता हूँ। प्रेजेंट लेवल ऑफ एनर्जी कंजप्शन ऑफ इंडिया इज ओनली 5.23% ऑफ द वर्ल्ड एनर्जी कंजप्शन। यानी कि पूरे विश्व में जितना एनर्जी खपत होता है उस खपत में भारत जो है 5.23% ही एनर्जी का कंजप्शन करता है, यानी कि कंज्यूम करता है। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या है कि एंड इन एनर्जी कंजप्शन, यानी कि ऊर्जा खपत में इंडिया रैंक 4th इन वर्ल्ड आफ्टर चाइना, अमेरिका और रसिया। यानी कि चीन, अमेरिका और रसिया के बाद भारत का ऊर्जा खपत मामले में चौथा स्थान है। इस चीज को आपको ध्यान में रख करके चलना है। ठीक है, यहाँ पे एक चीजें और बताता हूँ आपको। ये तो हो गया खपत के मामले में भारत का चौथा स्थान है। ठीक है, खपत के मामले में भारत का चौथा स्थान है। नेक्स्ट आपको बताता हूँ। उसके बाद हम बात करेंगे क्या, कोयला क्षेत्र, यानी कि कोल सेक्टर की हम बात करने वाले हैं। किसकी बात करेंगे? कोल सेक्टर की। ये जो डेटा है आपका लेटेस्ट डेटा है, तो इस चीज को आपको ध्यान में रख करके चलना है। ठीक है, वीडियो बहुत मेहनत लगा था मुझे डेटा को ढूंढने में, पूरा इंटरनेट सर्च करने के बाद से ये डेटा मिला था मुझे। जो भी आपको सारा डेटा लिखवाऊंगा, लेटेस्ट डेटा लिखवाऊंगा, इन सारे लेटेस्ट डेटा को ढूंढने में बहुत ज्यादा मेहनत लग गया था, इस वजह से कल आपका लेक्चर नहीं आ पाया था। तो ध्यान से देखेंगे, कोयला क्षेत्र की बात करेंगे, कोल सेक्टर की बात करें। कोल सेक्टर में मेरे दोस्त भारत में लगभग 101 यानी कि 1,01,363 मिलियन टन कोयले का भंडार है। अगर किसकी बात कर रहे हैं? कोल रिजर्व की बात कर रहे हैं भारत में। यानी कि भारत में कोल रिजर्व कितना है? 100। अगर हम इसे मिलियन को बिलियन में बदलें, मिलियन को बिलियन में बदलें तो ध्यान देंगे कितना बिलियन आएगा। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। अगर हम इसे बिलियन की बात करें, भारत में कोल रिजर्व की बात कर रहा है कितना? भारत में कोल रिजर्व की बात कर रहा है। कोल रिजर्व, भारत में कोल रिजर्व कितना है मेरे दोस्त? तो यह है 101.363 बिलियन। कितना है? बिलियन, बिलियन टन। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि भारत में लगभग कोल रिजर्व कितना है? 101 बिलियन टन जो है कोल रिजर्व है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, जो पूरे विश्व का 10% है। यानी कि कोल रिजर्व के मामले में भारत जो है 10% अपने पास रखता है कोल रिजर्व। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। और रिजर्व के मामले में भारत का 5वां स्थान है, ये मैंने आपको कल बताया था। ठीक है, इस चीज को भी आपको ध्यान में रख करके चलना है। अगर बात करें नेक्स्ट, तो वर्तमान रिजर्व और प्रोडक्शन अनुपात के अनुसार लगभग 111 वर्षों के लिए भारत में कोयला बचा है। यानी कि अगर हम बात करें किसकी, यानी कि रिजर्व की बात करें, रिजर्व की, और किसकी बात करें? प्रोडक्शन की, प्रोडक्शन की। रिजर्व और प्रोडक्शन को देखते हुए, यानी कि प्रोडक्शन को देखते हुए, उत्पादन और भंडारण को देखते हुए जो है भारत में 111 साल के लिए ही कोयला बचा हुआ है। कितना? 111 साल के लिए मेरे दोस्त कोयला बचा हुआ है भारत में। इस चीज को आपको ध्यान में रख करके चलना है। ठीक है, भारतीय कोयला भंडार मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य में केंद्रित है। ठीक है, कहने का क्या मतलब है कि जो कोयला रिजर्व का क्षेत्र है किस किस राज्य में है? मुख्यतः मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में कोयला भंडारण का केंद्र किया गया है, यानी कि केंद्रित है। इस चीज को आपको ध्यान में रख करके चलना है। ठीक है, भारत में सबसे ज्यादा कोयले का भंडारण वाला राज्य, यानी कि सबसे ज्यादा कोल रिजर्व वाला राज्य कौन सा है? तो झारखंड है। कौन सा है? झारखंड। इस चीज को आपको ध्यान में रख करके चलना है। तथा सबसे ज्यादा उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज्यादा उत्पादन वाला राज्य है छत्तीसगढ़। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे 2 चीजें बताया, ध्यान से देखेंगे कौन कौन सा चीज मैंने आपको बताया। ध्यान से देखेंगे मेरे दोस्त, मैंने बात किया रिजर्व के मामले में। रिजर्व के मामले में कौन कौन से राज्य हैं आपके? एक तो आपका एमपी हो गया, यानी कि मध्य प्रदेश हो गया। ठीक है, दूसरा आपका उड़ीसा हो गया। ठीक है, उड़ीसा हो गया आपका, और झारखंड हो गया, और पश्चिम बंगाल में आपके कोयले के रिजर्व केंद्रित हैं। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। दूसरा बात मैंने आपको बताया, कोल रिजर्व के मामले में झारखंड में सबसे ज्यादा कोल रिजर्व है। इस चीज को आपको ध्यान में रख करके चलना है। झारखंड में सबसे ज्यादा कोल रिजर्व है। झारखंड में भी किस जगह पे? तो झरिया।
झरिया, झारखंड के झरिया क्षेत्र में, झारखंड के किस जगह पे, झारखंड में झरिया में सबसे ज्यादा कोल के रिजर्व है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अगर वहीं उत्पादन की बात करें, किसकी, उत्पादन के मामले में, उत्पादन, कोयला उत्पादन के मामले में सबसे आगे कौन है, सबसे आगे है छत्तीसगढ़। कौन है, तो सबसे आगे है छत्तीसगढ़। इस चीज को भी आपको ध्यान में रख करके चलना है, ठीक है। यहाँ पे जो चीजें मैंने आपको बताया वो चीज आपको ध्यान में रख करके चलना है। रिजर्व के मामले में कौन सा राज्य आगे है, तो झारखंड। और प्रोडक्शन के मामले में सबसे आगे कौन सा है, तो प्रोडक्शन के मामले में छत्तीसगढ़ आगे है। इस चीज को आपको ध्यान में रख करके चलना है, ठीक है। और दो चीजें और आपको बताता हूँ, ध्यान से देखेंगे। एक दो चीज और आपको बताता हूँ, ध्यान से देखेंगे मेरे दोस्त। मैंने आपको बताया रिजर्व, रिजर्व के मामले में कौन सा, रिजर्व के मामले में 5वां स्थान है भारत का, ठीक है। कोयला रिजर्व के मामले में भारत का 5वां स्थान है। और कंजप्शन के मामले में, कंजप्शन, ठीक है, कंजप्शन के मामले में भारत का कौन सा स्थान है, कंजप्शन का मामले में भारत का सेकंड स्थान है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। अगर बात करें प्रोडक्शन के मामले में, प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन के मामले में भारत का कौन सा स्थान है, तो उत्पादन के मामले में भी भारत का पूरे विश्व में सेकंड स्थान है। इस चीज को भी आपको ध्यान में रख करके चलना है, ठीक है। इतना आपको ध्यान में रख करके चलेंगे। अब ध्यान देंगे आगे, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, कोयला क्षेत्र, ये आपका इंग्लिश में लिखा हुआ है। यानी कि कोयला सेक्टर की बात करें तो इंडिया हैज अबाउट 101 बिलियन टन ऑफ कोयल रिजर्व, वाइल कोल रिजर्व विच इज 10% ऑफ द वर्ल्ड रिजर्व। यानी कि भारत के पास जो है टोटल 1,01,363 मिलियन, या फिर कह सकते हैं 101 बिलियन टन कोयले का भंडार है, जो पूरे विश्व का 10% है। उसके बाद बात करें, एंड इंडिया रैंक 5th इन टर्म ऑफ कोल रिजर्व, यानी कि कोल रिजर्व के मामले में भारत का 5वां स्थान है। एज पर द करेंट रिजर्व एंड प्रोडक्शन रेशियो देयर इज कोल लेफ्ट इन इंडिया फॉर अबाउट 111 ईयर्स, ठीक है। तो क्या है कि कोल रिजर्व के मामले में, यानी कि कोल रिजर्व को देखें और प्रोडक्शन को देखें, तो इसके हिसाब से भारत में टोटल 111 साल तक आपका कोयला चल सकता है। इस चीज को आपको ध्यान में रख करके चलना है। इंडियन कोल रिजर्व आर सेंट्रलाइज्ड इन स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है। यानी कि कोयले के भंडार कहाँ कहाँ पे है, किस राज्य में, तो मध्य प्रदेश में है, उड़ीसा में है, झारखंड में है और पश्चिम बंगाल में है। इस चीज को भी आपको ध्यान में रख करके चलना है। झारखंड इज द स्टेट विथ द लार्जेस्ट कोल रिजर्व, यानी कि सबसे ज्यादा, अगर पूरे राज्य की बात करें तो 28 राज्यों में सबसे ज्यादा कोल रिजर्व किसके पास है, तो झारखंड के पास है। अगर बात करें मध्य प्रदेश जो है सबसे, सॉरी छत्तीसगढ़, कौन होगा यहाँ पे, छत्तीसगढ़ होगा, छत्तीसगढ़ कर लीजिएगा इसे, ठीक है, छत्तीसगढ़ कर लीजिएंगे, छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ क्या है कि कोल उत्पादन के मामले में सबसे ज्यादा आगे कौन है, छत्तीसगढ़ है। इस चीज को भी आपको ध्यान में रख करके चलना है, ठीक है। इस चीज को भी आपको ध्यान में रख करके चलना है। आगे देखेंगे, भारत में ऊर्जा परिदृश्य में आपका कोयला कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं तेल रिजर्व की, यानी कि तेल क्षेत्र की बात कर लेते हैं, ऑयल सेक्टर की। ऑयल सेक्टर की अगर बात करें, भारत का तेल भंडार जो है 4.72 बिलियन बैरल अनुमानित है। यानी कि ऑयल रिजर्व की बात करें तो पूरे भारत में कितना ऑयल है, 4.72 बिलियन बैरल जो है भारत में रिजर्व रखा गया है ऑयल, जो कि कुल विश्व भंडार का लगभग 0.29% है। यानी कि अगर बात करें भंडारण का, तो कोयला तेल भंडार कितना है, 4.72 बिलियन बैरल है, जो कि पूरे विश्व का 0.29% है। इस चीज को आपको ध्यान में रख करके चलना है। इसका मतलब यह है कि भारत में तेल आयात के बिना जो है 3 साल तक बचा रहेगा। यानी कि अगर बात करें, भारत जो है मोस्टली 75% तेल जो है अपने इंडिया में आयात करता है, ठीक है। अगर तेल आयात ना करे भारत, यानी कि तेल को इंपोर्ट ना करे भारत, तो 3 साल तक ही भारत में तेल चलेगा। इस चीज को आपको ध्यान में रख करके चलना है, ठीक है। 3 साल तक ही भारत में तेल बचा रहेगा। इस चीज को आपको ध्यान में रख करके चलना है। आगे देखेंगे, वर्तमान में जो है भारत जो है दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा तेल खपत करने वाला राज्य है, ठीक है। यानी कि अगर तेल की बात करें तो भारत में जो दुनिया में सबसे बड़ा तीसरा देश है। यानी कि ऑयल कंजप्शन की बात कर रहा है, ऑयल कंजप्शन की बात कर रहा है, ऑयल कंजप्शन के मामले में भारत जो है तीसरे स्थान पे है। भारत जो है कौन से स्थान पे है, पूरे विश्व में तीसरे स्थान पे है। इस चीज को आपको ध्यान में रख करके चलना है, ठीक है। पूरे विश्व में कौन से स्थान पे है, पूरे विश्व में तीसरे स्थान पे है। भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरत का लगभग 75% मुख्य रूप से दूसरे देश से आयात करता है। यानी कि वही चीज मैंने आपको बताया कि भारत जो है अगर तेल कहाँ से मंगवाता है, दूसरे देशों से मंगवाता है। 75% जो है देश से इंपोर्ट करता है, दूसरे देशों से तेल जो है भारत, ठीक है। तेल उत्पादन में भारत का 20वां स्थान है, ठीक है। तेल उत्पादन में भारत का 20वां स्थान है, ये चीज मैंने आपको बता दिया था। कंजप्शन में भारत का तीसरा, और प्रोडक्शन की मैंने आप बात करें, प्रोडक्शन में भारत का 20वां स्थान है, कौन सा, 20 स्थान है।
और उसके बाद मैंने आपको बताया था प्रोडक्शन में आपका 20वां हो गया, और उसके बाद मैंने आपको बताया था कंजप्शन हो गया। रिजर्व में भारत का कौन सा स्थान है? रिजर्व में भारत का 24वां स्थान है। ये चीज़ मैंने आपको बता दिया था, इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रख करके चलना है। इंग्लिश में वही बात करें, इंडियाज ऑयल रिजर्व आर एस्टिमेटेड एट 4.72 बिलियन बैरल, ठीक है, यानी कि भारत में तेल का रिजर्व कितना है? 4.72 बिलियन रिजर्व है, बिलियन बैरल रिजर्व है, विच इज अबाउट 0.29% ऑफ द टोटल वर्ल्ड वाइड रिजर्व, यानी कि पूरी दुनिया का कितना परसेंट है? 0.29% ही भारत में रिजर्व है। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। दिस मीन्स दैट इंडिया विल बी लेफ्ट विदाउट ऑयल इम्पोर्ट्स फॉर 3 ईयर्स, यानी कि अगर भारत आयात ना करे तेल का तो 3 साल तक भारत में तेल चलेगा। प्रेजेंटली इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट ऑयल कंज्यूमिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, यानी कि पूरे विश्व में भारत जो है खपत के मामले में, तेल खपत के मामले में तीसरे स्थान पे है। इंडिया इंपोर्ट्स अबाउट 75% ऑफ इट्स क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट मेनली फ्रॉम अदर कंट्रीज, यानी कि वही बात है कि इंडिया जो है 75% दूसरे देश से तेल को आयात करता है, ठीक है। इंडिया रैंक 20 इन ऑयल प्रोडक्शन, यानी कि ऑयल प्रोडक्शन के मामले में भारत का 20वां स्थान है। इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रख करके चलना है। कोयला हो गया आपका, तेल हो गया। अब बात कर लेते हैं प्राकृतिक गैस की। प्राकृतिक गैस में बात करें मेरे दोस्त, भारत के गैस भंडार का अनुमान जो है 1.42 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर है, ठीक है, यानी कि तेल भंडार कितना है भारत के पास में, सॉरी प्राकृतिक गैस भंडार कितना है? तो 1.42 ट्रिलियन जो है, ट्रिलियन मीटर क्यूब, ठीक है, ट्रिलियन क्यूबिक मीटर जो है भारत के पास तेल रिजर्व, प्राकृतिक गैस रिजर्व है। इस चीज़ को ध्यान में रख करके चलने हैं। कुल विश्व भंडार का लगभग 0.64% है, ठीक है, कितना परसेंट है? 0.64% है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है, ठीक है। अब यहाँ पे 3 चीज़ मैंने आपको बताया, ध्यान से देखेंगे। 3 चीज़ मैंने आपको बताया, ध्यान से देखेंगे बच्चे। सबसे पहले मैंने आपको बताया कोयला का, मैंने आपको बताया, ठीक है। किसका बताया मैंने आपको? कोयला का रिजर्व कितना है? कोयला का मैंने आपको बताया पूरे विश्व का 10%, ठीक है। फिर उसके बाद आपको तेल का बताया, तेल का पूरे विश्व का रिजर्व कितना है? 0.29%, कितना है? 29%, ठीक है। अब किसकी बात कर रहे हैं? अब बात कर रहे हैं प्राकृतिक गैस की। किसकी? प्राकृतिक गैस की बात कर रहे हैं। प्राकृतिक गैस का रिजर्व कितना है? 0.64% प्राकृतिक गैस का रिजर्व है, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है, ठीक है। इतना आपका रिजर्व की बात कर रहा है, किसका? रिजर्व की बात कर रहा है, रिजर्व की बात कर रहा है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, इतना आपको ध्यान में रख करके चलना है, ठीक है। अब ध्यान देंगे आगे। फिर मैंने आपको क्या बताया कि देश का लगभग 78% उत्पादन जो है अपतटीय उत्पादन से होता है, जबकि शेष 22% उत्पादन तटीय उत्पादन से होता है, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि अगर हम माने कि भारत में प्राकृतिक गैस का उत्पादन 100% है, कितना? 100% है, तो इसका जो है 78% उत्पादन जो है मेरे दोस्त, उत्पादन कहाँ से होता है? 78% उत्पादन होता है तटीय क्षेत्र से, तटीय क्षेत्र से होता है। और उसके बाद 22% उत्पादन कहाँ से होता है? 22% उत्पादन जो होता है अपतटीय क्षेत्र से होता है, ठीक है, अपतटीय क्षेत्र से होता है। अब तटीय क्षेत्र क्या होता है ये मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तटीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं मेरे दोस्त, ध्यान से समझिए। तटीय क्षेत्र जैसे कि आपका गुजरात हो गया, महाराष्ट्र आपका हो गया, ठीक है, आपका गोवा हो गया आपका, केरल आपका हो गया, तटीय क्षेत्र है आपका, तमिलनाडु हो गया आपका, तटीय क्षेत्र है, उड़ीसा आपका तटीय क्षेत्र है, पश्चिम बंगाल आपका तटीय क्षेत्र है, ठीक है। तो आपके तटीय क्षेत्र कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ठीक है। और एक कौन सा है? आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये आपके तटीय क्षेत्र में आते हैं। बाकी के बचे हुए राज्य आपके किस में आते हैं? अपतटीय क्षेत्र में आते हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है। फिर क्या है कि तटीय उत्पादन का बड़ा हिस्सा गुजरात, असम और नागालैंड में है। भारत गैस उत्पादन में दुनिया में 29 स्थान पर तथा खपत में 14वें स्थान पे है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है, ठीक है। तटीय उत्पादन का बड़ा हिस्सा, यहाँ पे तटीय तथा अपतटीय दोनों होना चाहिए था, ठीक है, तटीय तथा अपतटीय। एक हिसाब से मान ले तो नागालैंड में भी सबसे कोने पे आता है, लेकिन असम हमारा बीच में आ जाता है, तो मानेंगे तटीय और अपतटीय उत्पादन का बड़ा हिस्सा गुजरात, असम और नागालैंड में है। भारत गैस उत्पादन में दुनिया में 29वें स्थान पे है तथा कंजप्शन में 14वें स्थान पे है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखेंगे। कौन सा? प्राकृतिक गैस के मामले में भारत में भंडार कितना है? 1.42 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर भंडार है, जो कि पूरे विश्व का 0.64% है। देश का लगभग 78% तटीय क्षेत्र से और 22% जो है अपतटीय क्षेत्र से उत्पादन होता है इसका।
सॉरी 78% अब तटीय क्षेत्र से और 22% तटीय क्षेत्र से उत्पादन होता है। तटीय उत्पादन का बड़ा हिस्सा किसके पास है? गुजरात, असम और नागालैंड के पास से है। और गैस उत्पादन में भारत का दुनिया में जो है 29वें स्थान पर आता है और कंजप्शन के मामले में 14वें स्थान पे है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है। यही चीज़ आपको इंग्लिश में बताया हूँ। इंडियाज गैस रिजर्व आर एस्टिमेटेड एट 1.42 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर विच इज अबाउट 6.64 ऑफ द टोटल वर्ल्ड वाइड रिजर्व। ठीक है, यानी कि इंडिया जो है रिजर्व के मामले में 1.42 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर जो है इंडिया के पास रिजर्व है, जो कि पूरे विश्व को 0.64% है। एंड अबाउट 78% ऑफ द कंट्रीज प्रोडक्शन कम्स फ्रॉम ऑफशोर। ऑफशोर मतलब अपतटीय क्षेत्र से आता है, यानी कि 78% अपतटीय क्षेत्र से आता है प्रोडक्शन उत्पादन का, जबकि द रिमेन्स 22% कम्स फ्रॉम ऑन शोर प्रोडक्शन, यानी कि तटीय क्षेत्र से 22% जो है आता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है। बल्क ऑफ द कोस्टल प्रोडक्शन इज इन गुजरात, असम, गुजरात हो गया, असम हो गया एंड नागालैंड। ठीक है, यानी कि तटीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ से हो रहा है? गुजरात हो गया, असम हो गया और नागालैंड हो गया। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। इंडिया रैंक 29th इन गैस प्रोडक्शन। गैस प्रोडक्शन में भारत का 29वां रैंक है और जबकि कंजप्शन में 14वां रैंक है, यानी कि 14th रैंक है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है। आपका कोल हो गया, तेल भी हो गया मेरे दोस्त, आपका प्राकृतिक गैस हो गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बिजली की। किसकी बात कर लेते हैं? अब बात कर लेते हैं बिजली की। ध्यान से देखेंगे, अब बात कर लेते हैं बिजली की, यानी कि विद्युत ऊर्जा आपूर्ति की। तो 2021 में एक रिपोर्ट आई थी। 2021 की रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत वार्षिक बिजली उत्पादन में पूरे विश्व में तीसरे स्थान पे है। ठीक है, यानी कि पूरे विश्व में प्रोडक्शन के मामले में, यानी कि उत्पादन के मामले में, बिजली उत्पादन के मामले में भारत जो है तीसरे स्थान पे है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ये 2021 की रिपोर्ट के अनुसार है। ठीक है, भारत ने लगभग जो है 2021-22 में कुल 1719 टेरावाट पर आवर उत्पन्न किया था। ठीक है, 13 वाट पर आवर उत्पन्न किया था तथा 1484 टेरावाट बिजली का खपत किया था। ठीक है, यानी कहने का क्या मतलब है कि जो 2021-22 की रिपोर्ट आई थी उसमें जो है अगर बात करें प्रोडक्शन जो है बिजली का कितना हुआ था? प्रोडक्शन हुआ था 1719 टेरावाट पर आवर की। कितनी? टेरावाट पर आवर की 1719 टेरावाट पर आवर का प्रोडक्शन हुआ था। वहीं अगर बात करें कंजप्शन का, कितना कंजप्शन की बात करें, यानी कि खपत की बात करें मेरे दोस्त, खपत कितना हुआ था? तो 1484 टेरावाट पर आवर जो है इसका खपत हुआ था। इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है। यानी कि इंडिया ने प्रोड्यूस किया कितना? 1789 टेरावाट, कंजम्पशन किया कितना? 1484 टेरावाट। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अगर बात करें 1 टेरावाट आवर बराबर कितना होता है? 10⁻12 वाट पर आवर। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है। अब अगर बात करें, यही चीज़ सेम इंग्लिश में लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू द 2021 रिपोर्ट, इंडिया रैंक 3rd इन द वर्ल्ड वाइड एनुअल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के मामले में भारत का तीसरा स्थान है। इंडिया हैज जनरेटेड अ टोटल अबाउट ऑफ 1719 टेरावाट इन 2021-22 एंड कंज्यूम 1484 टेरावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, यानी कि भारत ने पूरे विश्व में 1789 टेरावाट पर आवर बिजली का उत्पादन किया और 1484 टेरावाट पर आवर बिजली का कंजप्शन कर लिया, यानी कि खपत कर लिया। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। और 1 टेरावाट बराबर कितना होता है? 1 टेरावाट बराबर कितना होता है? 1 टेरावाट बराबर होता है वाट, बराबर होता है 10⁻12 वाट पर आवर। ठीक है, 12 वाट पर आवर होता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है। ठीक है, इतना आप ध्यान में रख करके चलेंगे। नेक्स्ट बात करें, आपका कौन सा आता है? हाइड्रो पावर सप्लाई, यानी कि जल विद्युत आपूर्ति। अगर बात करें स्थापित पन बिजली क्षमता के मामले में, पन बिजली मतलब क्या होता है? जल विद्युत आपूर्ति। ठीक है, अगर बात करें स्थापित पन बिजली क्षमता के मामले में भारत विश्व स्तर पर 5वें स्थान पे है। यानी कि हाइड्रो पावर, ध्यान से देखेंगे, हाइड्रो पावर इंस्टॉलेशन के मामले में, हाइड्रो पावर इंस्टॉलेशन के मामले में, इसमें इंस्टॉलेशन के मामले में भारत जो है पूरे विश्व में 5वें स्थान पे आता है। इंस्टॉलेशन के मामले में भारत जो है पूरे विश्व में कौन से स्थान पे आता है? 5वें स्थान पे आता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। एक रिपोर्ट आई कौन सी? 31 मार्च 2020 तक, 31 मार्च 2020 तक भारत की स्थापित यूटिलिटी स्केल जल विद्युत क्षमता 46,000 मेगावाट थी। यानी कि कहने का क्या मतलब है कि 2022 में भारत ने 46,000 मेगावाट की बिजली की स्थापना की, पावर प्लांट की, हाइड्रो पावर की स्थापना किया था। ठीक है, यानी कि कितने वाट का? तो 46,000 मेगावाट का इसने स्थापना किया था। या इसकी कुल, ध्यान से देखेंगे, या इसकी कुल उपयोगिता बिजली उत्पादन क्षमता का 12.3% था। यानी कि अगर बात करें भारत में जो इसकी मेगावाट का कितना स्थापित कितने किया? 46,000 मेगावाट का,
अगर इसकी उपयोगिता की बात करें, यानी कि उत्पादन क्षमता कितनी थी, 12.3% था। पूरे भारत में अगर उत्पादन क्षमता की बात करें तो ये कितना उत्पादन कर रहा था, 12.3% उत्पादन कर रहा था। इस चीज को आपको ध्यान में रख के चलना है। फिर अगर बात करें, ये तो हो गया बड़ी पनबिजली योजना, ठीक है। इसने जो है 4683 कितना 4683 मेगावाट की एक छोटी, कितनी छोटी पनबिजली इकाई स्थापित की, ठीक है। यानी कि इसने दो हाइड्रो पावर स्थापित किए, यानी कि इसने जो है हाइड्रो पावर स्थापित किए, इसने हाइड्रो पावर इंस्टॉल किए इसने दो, कितने कितने वाट का, एक तो इसने बनाया 46,000 मेगावाट का स्थापित किया, ठीक है, 46,000 मेगावाट का। दूसरा कितने वाट का किया इसने, दूसरा किया 4683 मेगावाट का इसने हाइड्रो पावर स्थापित किया। ये तो बड़ी थी, ठीक है, ये आप क्वांटिटी के हिसाब से देख सकते हैं कितना 46,000 मेगावाट का उत्पादन करेगा। ये कितना किया, ये छोटी थी, ये 4683 मेगावाट का बिजली का उत्पादन करेगा, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है। अगर बात करें, वही चीज़ इंग्लिश में लिखा हुआ है, इंडिया रैंक 5th ग्लोबली इन टर्म ऑफ इंस्टॉलेशन, यानी कि किसमें स्थापना के मामले में, इंस्टॉलेशन के मामले में इंडिया का 5वां रैंक है। ऑफ 31 मार्च 2020 इंडिया इंस्टॉल्ड यूटिलिटी स्केल हाइड्रो पावर कैपेसिटी वाज 46,000 मेगावाट और 12.3% ऑफ इट्स टोटल इफेक्टिव इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी, ठीक है। यानी कि टोटल कितना कर सकता था ये 12.3% जो है यह जो है प्रोडक्शन करता था। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। एंड एडिशनल स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिक यूनिट विथ अ टोटल कैपेसिटी ऑफ 4683 मेगावाट, ठीक है। यानी कि इसने जो है एडिशनल उसके साथ में 4643 मेगावाट की हाइड्रो पावर की स्थापना किया था, जिसमें 1.3%, ठीक है, ये कितना पावर का जनरेशन करता था, 1.3% पावर का जनरेशन करता था। इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है। आगे चलें, आगे ध्यान देंगे, अब आगे ध्यान देंगे। अगर बात करें उत्तर प्रदेश में ऊर्जा परिदृश्य, ठीक है, यानी कि अब आपका टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। कौन सा टॉपिक कंप्लीट हो गया आपका, ध्यान से देखेंगे, आपका ये टॉपिक आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया, यानी कि कौन सा, अगर हम बात करें मेरे दोस्त, ये भारत में ऊर्जा परिदृश्य यानी कि एनर्जी सिनेरियो आपकी कंप्लीट हो गया। अब किसकी बात करेंगे हम, उत्तर प्रदेश में ऊर्जा परिदृश्य की हम बात करेंगे, ठीक है। किसकी बात करेंगे, यानी कि एनर्जी सिनेरियो इन यूपी के अंदर अब क्या है, एनर्जी का क्या है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं यूपी के अंदर। तो ध्यान से देखेंगे, यूपी के अंदर चल के बात कर लेते हैं, यूपी के अंदर, ठीक है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश में ऊर्जा परिदृश्य यानी कि एनर्जी सिनेरियो इन उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, तो उत्तर प्रदेश ने पिछले एक दशक यानी कि 10 वर्षों में बिजली की मांग में मजबूत वृद्धि देखी है। यानी कि उत्तर प्रदेश में बिजली की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि पिछले 10 साल के अगर अब देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में बिजली की डिमांड काफ़ी हद तक बढ़ गई है। तो उत्तर प्रदेश यूपी ने पिछले एक दशक में बिजली की मांग की मजबूत वृद्धि देखी है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। हालांकि राज्य की नवीकरणीय ऊर्जा, कौन सा है, नवीकरणीय ऊर्जा या फिर RE मतलब रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता कछुआगत से बढ़ी है। कछुआगत से क्या मतलब, यानी कि इसकी जो रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ाने की कैपेसिटी है बहुत धीरे धीरे भारत इन 10 सालों में आगे बढ़ा है। लेकिन क्या है, इसके परिणाम स्वरूप यूपी जो है RE यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी लक्ष्यों को पूरा करने के मामले में अन्य बड़े राज्य बिजली बाजारों से पीछे हो गया है, ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप क्या है कि जो बड़े बड़े राज्य हैं बिजली बाजार में, ठीक है, यानी कि अगर बात करें उत्तर प्रदेश को छोड़ करके जो बड़े बड़े राज्य हैं बिजली बाजारों में, उनसे क्या किया है कि जो RE यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी का जो टारगेट था उससे उत्तर प्रदेश काफ़ी पीछे रह गया है उत्पादन करने में। यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से बिजली को उत्पादन करने में जो है उत्तर प्रदेश जो है काफ़ी पीछे है अन्य राज्यों से। अगर बात करें, यदि उत्तर प्रदेश अपने सौर लक्ष्यों को पूरा कर लेता है तो वह अपनी भविष्य की बिजली को अधिकांशतः मांग को सौर ऊर्जा से पूरा कर लेगा। यानी कि अगर बात करें इसके जो टारगेट हैं, यानी कि इसने कुछ टारगेट रखे हैं उत्तर प्रदेश को द्वारा बिजली लक्ष्य का उत्पादन का टारगेट रखा गया है, ठीक है। अगर वह टारगेट पूरा कर लिया जाता है तो उत्तर प्रदेश में जो बिजली की डिमांड है वो अधिकतर सोलर एनर्जी से पूरा हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अगर बात करें फाइनेंशियल ईयर 2029-30 तक राज्य की बिजली उत्पादन 47 टेरावाट पर घंटे बढ़ने का अनुमान है, ठीक है, अनुमान है। और इसका लगभग 88% सौर ऊर्जा से आएगा यदि राज्य 2030 तक अपने 23.5 गीगावाट लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है, ठीक है। यानी कि कहने का क्या मतलब है कि उत्तर प्रदेश ने एक लक्ष्य रखा, ठीक है, लक्ष्य क्या रखा, एक टारगेट रखा उत्तर प्रदेश ने। टारगेट है उत्तर प्रदेश का क्या कि 2030 तक कितना
2030 तक 2030 तक ऊर्जा का उत्पादन कितना कर लेगा? तो ऊर्जा का उत्पादन करना इसे 23.5 गीगावाट, ठीक है, इतना उत्पादन करने का इसका लक्ष्य है, ठीक है। अगर बात करें ठीक है, तो इसमें जो इसका लक्ष्य है, सॉरी लक्ष्य कितना है, 47 टेरावाट पर घंटे उत्पादन करेगा, जिसमें से पूरा लक्ष्य कितना है 23.5 गीगावाट, ठीक है। हाँ, लक्ष्य आगे राज्य 2030 तक अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, ठीक है। अगर बात करें ये जो इसका लक्ष्य है 23.5 गीगावाट का, जिसमें से 47 टेरावाट पर घंटे उत्पादन का इसका लक्ष्य है, यानी कि 2030 तक 23.5 गीगावाट इसे उत्पादन करेगा, जिसमें से इसका 88% कितना, 88% कहाँ से आएगा, 88% सोलर एनर्जी से आएगा, यानी कि सूर्य ऊर्जा से इसका आएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है, ठीक है। यानी मैंने आपको अभी तक क्या बताया, ध्यान से सुनेंगे, जिन बच्चों को अभी तक नहीं समझ में आया ध्यान से समझेंगे। कहने का ये मतलब है कि भारत जो है ऊर्जा की डिमांड जो है उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा है, और उत्तर प्रदेश में जो ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है वो बहुत धीरे धीरे कछुए की गति से हो रहा है, ठीक है। इसी वजह से उत्तर प्रदेश ने एक टारगेट क्या रखा कि वो जो है 47 टेरावाट पर घंटे के से उत्पादन करेगा, और 2030 तक जो है वो 23.5 गीगावाट जो है बिजली का उत्पादन पूरा करेगा। अगर जो है भारत इस गति से आगे बढ़ता है, इस टारगेट को पूरा कर लेता है, तो सॉरी भारत अगर यूपी जो है इस गति से टारगेट को पूरा कर लेता है, तो इसका जो डिमांड है, यानी कि जो एनर्जी का डिमांड है यूज करने का, कंजप्शन का 88% यानी कि 88% जो है कहाँ से आएगा, सोलर एनर्जी से प्राप्त कर लेगा। इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है, ठीक है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए, उत्तर प्रदेश को इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हर साल औसतन लगभग 2.5 गीगावाट बिजली का उत्पादन करने की जरूरत है, यानी कि सौर जोड़ने की आवश्यकता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है। उत्तर प्रदेश यूपी हैज सीन अ स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन इलेक्ट्रिसिटी डिमांड ओवर द पास्ट डिकेड, यानी कि पिछले दशकों में, यानी कि पिछले दशक में उत्तर प्रदेश ने की एनर्जी डिमांड में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि देखी है। हाउएवर द स्टेट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी हैज ग्रोन एज अ स्नेल्स, यानी कि कछुए की गति से, स्नेल पेस, यानी कि वो जो है बहुत धीरे गति से उसने उत्पादन को बहुत धीरे गति से बढ़ रहा है आगे की तरफ। और उसके बाद क्या है, एज अ रिजल्ट यूपी हैज लैग्ड बिहाइंड अदर लार्ज स्टेट पावर मार्केट्स इन टर्म ऑफ मीटिंग रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट, यानी कि अदर राज्यों की अपेक्षा जो है उत्तर प्रदेश जो है बिजली उत्पादन में बहुत ज़्यादा पीछे चल रहा है। इफ उत्तर प्रदेश मीट्स इट्स सोलर टारगेट इट विल मीट मोस्ट ऑफ इट्स फ्यूचर इलेक्ट्रिसिटी डिमांड ऑन द सोलर पावर, यानी कि अगर ये अगर उत्तर प्रदेश जो है अपना इस टारगेट को पूरा कर लेता है, तो इसका ज़्यादातर जो इसकी डिमांड है बिजली की किससे पूरा हो जाएगा, सोलर से पूरा हो जाएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है, ठीक है। अगर बात करें, यही चीज़ सेम इंग्लिश में लिखा हुआ है, बाई फाइनेंशियल ईयर 2029 द स्टेट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इज प्रोजेक्टेड टू इंक्रीज टू 47 टेरावाट पर आवर एंड अबाउट 88% ऑफ दिस विल कम फ्रॉम सोलर, ठीक है, यानी कि 88% सोलर से आएगा। इफ कब, जब स्टेट जो है अचीव कर लेता है 23.5 गीगावाट टारगेट अपना, यानी कि 2030 तक, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। उत्तर प्रदेश विल नीड टू ऐड अबाउट कितना, 2.5 गीगावाट जो है सोलर ऐड करने की इसे ज़रूरत है, कितना, हर साल एवरेज में अगर बात करें, यानी कि 2030 का एवरेज निकालें तो हर साल इसे 2.5 गीगावाट का जो है कि क्या स्थापित करना पड़ेगा, सोलर पैनल इसे लगाना पड़ेगा। इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है, ठीक है। अगर बात करते हैं एनर्जी कैपेसिटी की, यानी कि ऊपर उत्तर प्रदेश की एनर्जी कैपेसिटी की बात करें, तो मार्च 2013 में स्थापित उत्पादन क्षमता मेगावाट में, ठीक है, यानी कि ये जो डेटा आपके पास कब का है, डेटा है आपका 2013 का। लेटेस्ट डेटा मैंने काफ़ी खूब ढूंढा इंटरनेट पर, सब जगह मैंने तलाश कर लिया, लेकिन लेटेस्ट डेटा मुझे नहीं मिला, इस वजह से आपको 2013 का डेटा आपके सामने है, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे इस चीज़ को और समझेंगे। बात करेंगे मार्च 2013 में स्थापित उत्पादन क्षमता मेगावाट में कितने मेगावाट थी। अगर बात करें कोयले की, ठीक है, राज्य है यहाँ पे और निजी क्षेत्र है और केंद्रीय सेक्टर है, यानी कि किसकी किसकी बात कर रहे हैं हम, कोयले की अगर बात करें तो कोयला जो है राज्य में किसमें है, ध्यान से देखेंगे, ये है मेगावाट में, किसमें, मेगावाट में उत्पादन है। तो राज्य में कितना उत्पादन हुआ, जो है राज्य सरकार के द्वारा उत्पादन किया गया 4923 मेगावाट कोयले के द्वारा, ठीक है। और प्राइवेट सेक्टर के द्वारा 3090 मेगावाट उत्पादन किया गया, और केंद्र सरकार के द्वारा जो है 2749 मेगावाट जो है उत्पादन किया गया एनर्जी का। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर बात करें कुल टोटल एनर्जी क्षमता की, तो 10,763 मेगावाट एनर्जी क्षमता थी किसकी,
उत्तर प्रदेश में इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, किस क्षेत्र में, कोयला सेक्टर में, ठीक है। अगर वहीं बात करें गैस की, तो राज्य सरकार के द्वारा गैस की कैपेसिटी बिल्कुल नहीं, प्राइवेट सेक्टर के द्वारा बिल्कुल नहीं, केंद्र सरकार के द्वारा 550, ठीक है, 550 मेगावाट गैस का कितना कैपेसिटी रखा गया था, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। और यही सेम चीज़ थर्मल की अगर बात करें, थर्मल पावर की, तो राज्य सरकार द्वारा 4923, प्राइवेट सेक्टर के द्वारा 3090 और केंद्र सरकार द्वारा 3300, यानी कि टोटल मिला जुला के 11,313 मेगावाट जो है उत्तर प्रदेश की कैपेसिटी थी। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें, ध्यान से समझेंगे, ठीक है, ध्यान से समझेंगे। रिपोर्ट कब की है? रिपोर्ट है 2013 की। रिपोर्ट कब की है? रिपोर्ट है 2013 की, जिसमें कुल एनर्जी इंस्टॉलेशन की बात कर रहा है, किसकी? ENERGY, ठीक है, एनर्जी इंस्टॉलेशन की बात कर रहा है, इंस्टॉलेशन की बात कर रहा है। कि कहने का मतलब ये है 2013 में मेरे दोस्त, कोयला अगर इंस्टॉलेशन की बात करें, यानी कि कोयला जो है, यानी कि थर्मल में कोयले का उत्पादन क्षमता कितना था, ठीक है, यानी कि जो उत्पादन क्षमता है, इंस्टॉलेशन उत्पादन क्षमता, ठीक है, उत्पादन क्षमता कितना है कोयले का? तो कोयले का टोटल उत्पादन क्षमता था 10,763, कितना? 10,763। अगर इसको किस में दिखाया गया है? मेगावाट में। किसमें? मेगावाट जो है इतना क्षमता था किसका? कोयले का, ठीक है। वहीं गैस की बात करें, गैस का कितना था? गैस की बात करें तो गैस की उत्पादन क्षमता कितनी थी? तो 550 मेगावाट गैस के द्वारा उत्पादन क्षमता थी एनर्जी की। और इसके बाद अगर थर्मल की बात करें, किसकी? थर्मल एनर्जी की बात करें, कितना उत्पादन क्षमता था? तो 11,313 मेगावाट जो है थर्मल एनर्जी की उत्पादन क्षमता थी। अगर बात करें न्यूक्लियर एनर्जी की, किसकी? न्यूक्लियर एनर्जी की कितनी क्षमता थी? न्यूक्लियर एनर्जी की 336 मेगावाट क्षमता थी। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। और हाइड्रो एनर्जी की बात करें, हाइड्रो एनर्जी की बात करें मेरे दोस्त, तो हाइड्रो एनर्जी जो है 1821 मेगावाट जो है उत्पादन क्षमता था। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है 2013 में, ठीक है। अगर इसी तरह से बात करें नवीकरणीय ऊर्जा की, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी की, तो 824, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो 824 मेगावाट जो है मेगावाट उत्पादन क्षमता था 2013 में। इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है, ठीक है। यानी कि एनर्जी कैपेसिटी की बात कर रहा है, उत्तर प्रदेश में एनर्जी कैपेसिटी कितना था 2013 में स्थापित किए गए, एनर्जी कैपेसिटी उत्पादन कितना किया गया, तो इतना उत्पादन किया गया, ये 2013 का रिपोर्ट है, ठीक है। अब एक काम और करेंगे आप सभी, अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये डेटा हमें याद तो होगा नहीं, ठीक है, डेटा याद नहीं होगा, तो आप क्या करेंगे, थोड़ा बहुत आप फैक्ट याद करके चलेंगे, जैसे कि थोड़ा बहुत आपका, जैसे कि थर्मल हो गया, कोयला हो गया, राज्य हो गया, आपका प्राइवेट सेक्टर हो गया, केंद्रीय हो गया, आपका कुल हो गया, ठीक है। इस तरह से डेटा को अपने हिसाब से थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कि पूरा एग्जैक्टली अगर आपको ना याद हो तो लगभग में आप लिख करके आ सकते हैं, ठीक है। अगर आपके एग्जाम में आता है तो लगभग में भी लिख देंगे, तब भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। अब ध्यान देंगे आगे। अगर वहीं बात करें एनर्जी कंजप्शन की, यानी कि उत्तर प्रदेश में एनर्जी कंजप्शन की बात करें तो किसमें है? बिक्री के लिए, यानी कि एनर्जी कंजप्शन किसमें है? मिलियन यूनिट में है। किसमें है? मिलियन यूनिट में है। 2008-9 का एक रिपोर्ट है जिसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर में, किसमें? इंडस्ट्रियल सेक्टर में एनर्जी कंजप्शन कितना था? तो 10, यानी कि 10,153 मिलियन यूनिट एनर्जी कंजप्शन था, जो कि 25.67% था। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर वहीं कृषि की बात करें, कृषि में कितना कंजप्शन हुआ? तो कृषि में कंजप्शन हुआ मेरे दोस्त, कृषि में कंजप्शन हुआ 17.12%। कितना? कृषि में एनर्जी का कितना कंजप्शन किया गया? 17.12%। और किसमें किया गया? घरेलू क्षेत्र में, यानी कि डोमेस्टिक फील्ड में एनर्जी का 40.02% यूज किया गया, और कॉमर्शियल फील्ड में 7.4% एनर्जी का यूज किया गया। इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है, ठीक है। अगर बात करें 9-10 की, तो 9-10 का कितना है? 26% है इंडस्ट्री में, और कृषि में है 17%, और डोमेस्टिक में है 38% का जो है क्या किया गया, इसका कंजप्शन किया गया, और कॉमर्शियल फील्ड में 7.58% कंजप्शन किया गया। इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है, ठीक है। अगर यही रिपोर्ट है 2011-10 की, 10-11 की बात करें तो इंडस्ट्रियल क्षेत्र में देखेंगे कितना 24.5% यूज किया गया एनर्जी का, और कृषि क्षेत्र में 18.3% यूज किया गया, और डोमेस्टिक फील्ड में 37% यूज किया गया एनर्जी का, और वाणिज्यिक फील्ड में 7% एनर्जी का यूज किया गया। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखेंगे, 2011 का डेटा है, ठीक है। अभी मैं आपको लेटेस्ट डेटा मुझे 2022 का नहीं मिला, लेकिन मेरे पास 2018-19 का डेटा मैं आपको दिखाऊंगा, 2018-19 का डेटा, वो आप याद कर लेंगे, ये आप नहीं याद करेंगे तब भी चलेगा, लेकिन 2018-19 का आप लेटेस्ट डेटा आप याद करके चलेंगे, ठीक है। अगर बात करें मेरे दोस्त एनर्जी सप्लाई की, कि एनर्जी उत्तर प्रदेश में कितना एनर्जी का डिमांड था और कितना सप्लाई किया गया, इस चीज़ को समझ लीजिए। यानी कि एनर्जी सप्लाई की बात करें
तो मांग और आपूर्ति मिलियन यूनिट्स में, यानी कि एनर्जी को मांग में दिखाया गया कितना डिमांड था एनर्जी का और कितना सप्लाई किया गया एनर्जी को, इस चीज़ को समझेंगे। अगर बात करें 2011-12 की, तो मांग कितनी थी, एनर्जी की मांग थी 76,292, कितना थी 76,292 जो है मिलियन यूनिट, कितना मिलियन यूनिट एनर्जी का मांग था। लेकिन उपलब्धता कितनी थी, यानी कि सप्लाई कितना हुआ, सप्लाई हुआ सिर्फ जो है 64,846 मिलियन यूनिट। कितना हुआ सप्लाई, 64,846 मिलियन यूनिट सप्लाई हुआ। लेकिन घाटा कितना हुआ, यानी कि अगर बात करें मेरे दोस्त, आवश्यकता थी कितना 76,292 मिलियन यूनिट की, सप्लाई कितना हुआ 64,846 मिलियन यूनिट की। यानी कि ये जो अधिशेष हुआ, यानी कि अधिशेष होता है पॉजिटिव में जाना, घाटा होता है माइनस में जाना, तो यानी कि घाटा कितना हुआ अगर बात करें तो 11,446 जो है 11,446 मिलियन यूनिट का घाटा हुआ। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। घाटा किस हिसाब से कि डिमांड तो इतना थी हमारा, लेकिन हमारी सप्लाई कितनी पूरी हो पाई, सप्लाई हमारी सिर्फ इतनी पूरी हो पाई, यानी कि घाटे में कितने लोग गए, 11,446 मिलियन यूनिट जो है बिजली मिल ही नहीं पाई, बिजली जो है मिल ही नहीं पाई। इस चीज़ को आपको ध्यान में समझना है। यानी कि 15% जो है बिजली का 15% जो है बिजली का उत्पादन कम था, यानी कि 15% बिजली का अवेलेबिलिटी यानी कि कम थी। इस चीज़ को समझेंगे। अगर वहीं बात करें अगले साल की रिपोर्ट की, यानी कि 2012-13 की रिपोर्ट की, तो उसमें 83,938, कितना 83,938 मिलियन यूनिट की क्या थी, डिमांड थी। लेकिन जो है आवश्यकता यानी कि उपलब्धता कितनी हो पाई, 70,058 मिलियन यूनिट ही जो है अवेलेबल था। तो जिसमें से 13,880 मिलियन यूनिट जो है मिल नहीं पाया, ठीक है, यानी कि 13,880 मिलियन यूनिट जो है लोगों को नहीं मिल पाया। जिसमें से अगर बात करें तो 16.5% जो है एनर्जी की कमी थी, यानी कि उत्तर प्रदेश में डिमांड थी 83,938 मिलियन यूनिट की, लेकिन अवेलेबल कितना था एनर्जी हमारे पास, 70,058 मिलियन यूनिट ही एनर्जी अवेलेबल था। यानी कि घाटा कितने लोगों को परसेंट को हुआ, 16.5% जो है एनर्जी जो है यूपी को मिल ही नहीं पाया, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है। एक है यहाँ पे शिखर मांग और शिखर आपूर्ति, यानी कि पीक डिमांड एंड पीक सप्लाई कितनी थी। यानी कि अगर 2012-13 की बात करें, सबसे ज़्यादा डिमांड, यानी कि इससे ज़्यादा डिमांड देखा ही नहीं गया। तो अधिकतम मांग की बात करें 13,940 ये मेगावाट में थी। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसमें थी ये मेगावाट में 13,940 मेगावाट की डिमांड थी, लेकिन 12,048 मेगावाट ही जो है सप्लाई हो पाई। इस चीज़ को आपको समझना है, ठीक है। 12,048 मेगावाट ही सप्लाई हो पाई, यानी कि जो है कितने परसेंट की वो नहीं हो पाई, 1892 मेगावाट की कमी रह गई। कितनी, 1892 मेगावाट की कमी रह गई। इस चीज़ को समझेंगे। यानी कि 13.6% जो है बिजली की, यानी कि एनर्जी की जो है सप्लाई की कमी रह गई किसमें, यूपी में। इस चीज़ को आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है, आप कुछ भी डेटा लिख के आएंगे एग्जाम में, जो कि मुझे पता है क्योंकि सारे लोगों को ये डेटा याद नहीं रहने वाला है। तो आप एग्जाम में कुछ भी डेटा लिख के आएंगे तो आपको बस यही दिखाना है डेटा में, क्या दिखाना है डेटा में, कि मांग ज़्यादा थी और हमारी आपूर्ति कम थी, यानी कि सप्लाई कम थी, ठीक है। ये चीज़ आपको दिखा के आना है। किसी भी वर्ष को आप दिखाएंगे तो उसमें आप दिखाएंगे, यही दिखाएंगे कि डिमांड ज़्यादा थी, सप्लाई कम थी, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान से समझना है। अब ध्यान देंगे आगे, यानी कि आपका नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, भारत में विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा खपत, यानी कि एनर्जी कंजप्शन इन डिफरेंट सेक्टर इन इंडिया, ठीक है। क्या है आपका, भारत में विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा खपत, एनर्जी कंजप्शन इन डिफरेंट सेक्टर इन इंडिया। इस चीज़ को समझेंगे, ठीक है। इस चीज़ को समझेंगे, यानी कि भारत में जो है विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा की खपत, यानी कि अगर मैंने आपको बताया जो कि आपके सिलेबस में है, डोमेस्टिक खपत कितना हुआ, इंडस्ट्रियल कंजप्शन कितना किया गया, एग्रीकल्चर कंजप्शन कितना था, कॉमर्शियल कंजप्शन कितना था। इस चीज़ को समझेंगे। ये जो रिपोर्ट है आपकी कब की है, 2018-19 की रिपोर्ट है, ठीक है। यानी कि विभिन्न क्षेत्रों में जो ऊर्जा की खपत है 2018-19 की रिपोर्ट है। इससे लेटेस्ट मुझे नहीं मिल पाया, मैंने बहुत खोजा इंटरनेट पर, ठीक है। तो ध्यान से समझेंगे। जो डोमेस्टिक फील्ड है, यानी कि घरेलू क्षेत्र में जो है, घरेलू क्षेत्रों में 24.8% ऊर्जा का कंजप्शन हुआ। कितना, अगर पूरा ऊर्जा कितना है 100%, पूरा कितना है 100% ऊर्जा है, पूरा कितना है, पूरा 100% ऊर्जा है, जिसमें से घरेलू क्षेत्र ने 24.8% ऊर्जा का कंजप्शन किया, ठीक है। अगर वहीं बात करें इंडस्ट्री में, सबसे ज़्यादा किसने किया, इंडस्ट्री एरिया ने 41.2% ऊर्जा का कंजप्शन किया, ठीक है। यानी कि ऊर्जा का खपत सबसे ज़्यादा किसने किया, 41%। आप ध्यान से देखेंगे, ये वाला डेटा आपको जरूर पूरा याद होना चाहिए, ठीक है। 2018-19 का जो मैं डेटा बता रहा हूँ आपके एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो इस तरह से आप
जो है पाई चार्ट बना करके डेटा फिल करके आएंगे। हाँ, दशमलव में आपको याद भले ही ना हो तो लोग आप पूरा पूरा याद करके आएंगे। जैसे कि 41.2 को आप 41 याद कर लेंगे, यानी कि इंडस्ट्री में 41% डेटा 41% एनर्जी कंजप्शन हुआ, और डोमेस्टिक में 24.8 की जगह लिख लेंगे 25% एनर्जी का कंजप्शन हुआ। एग्रीकल्चर में मेरे दोस्त 17.7 यानी कि 17.5 याद कर लेंगे, 17.5% एनर्जी का कंजप्शन हुआ। कॉमर्शियल फील्ड में 8% एनर्जी का कंजप्शन हुआ, और अदर सेक्टर में भी 8% एनर्जी का कंजप्शन हुआ। इस तरह से आपको पाई चार्ट एग्जाम में बना के आना है, अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रख करके चलना है। तो यहाँ पे मेरे दोस्त आपका जो है यानी कि एनर्जी सिनारियो इन इंडिया एंड इन यूपी, उसके बाद जो है एनर्जी यूजेज, एनर्जी कंजप्शन इन डिफरेंट फील्ड, डिफरेंट सेक्टर जो है आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, पूरी तरीके से आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है। यानी कि अगर बात करें, यानी कि एनर्जी सिनारियो इन इंडिया एंड स्टेट ऑफ यूपी, सेक्टर वाइज एनर्जी कंजप्शन, यानी कि डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर एंड अदर सेक्टर, ये आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है। तो अब आपका बचा है कौन सा, कैपेसिटी फैक्टर ऑफ सोलर एंड विंड जनरेटर एंड इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी यूजेज ऑन क्लाइमेट। ठीक है, तो आज की क्लास में काम करते हैं, इतना ही रखते हैं। आपका ये जो 2 टॉपिक आपका रह गया है, कैपेसिटी फैक्टर ऑफ सोलर एंड विंड पावर जनरेटर, इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी यूजेज ऑन क्लाइमेट, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सभी को लेक्चर पूरी तरीके से आपको पसंद आया होगा, आपको हर एक चीज़ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त आपको जितना भी मैंने आपको फैक्ट समझाया है, सारी चीज़ें आपको समझ में आया होगा। जो भी बच्चों को थोड़ा बहुत भी डाउट रह गया होगा, वो आप एक काम करेंगे, कमेंट में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं सारे बच्चों का कमेंट पढ़ता हूँ, आप सभी स्टूडेंट का कमेंट में देखता हूँ। तो जिन भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं हर एक बच्चे का रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, हर एक बच्चे का रिप्लाई कर दूंगा। और दोबारा से मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो है आपका ये एनर्जी कंजर्वेशन का आपका लेक्चर पूरी तरीके से यूट्यूब पर ही होगा, पूरी तरीके से आपका फ्री होगा। जो बच्चे पूछ रहे थे सर एप्लीकेशन पे तो नहीं पढ़ाएंगे, एप्लीकेशन पे नहीं है, आपका पूरी तरीके से यूट्यूब पे ही आपका एनर्जी कंजर्वेशन पूरी तरीके से फ्री करा है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे आपको आधा से 1 घंटे के अंदर आपको मिल जाया करेगा। और एक काम करेंगे मेरे दोस्त, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। ठीक है, शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। उससे क्या होता है कि मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ। जैसे कि आप किसी भी बुक में देखेंगे, किसी भी किताब में देखेंगे, चाहे आप सार्थक की किताब देखें, चाहे एशियन की किताब देखें, जो आपका डेटा उठाया गया डेटा है काफ़ी पुराना है। सार्थक की बुक में 1900 2000 का डेटा दिया गया है, 2003 तक का डेटा है लेटेस्ट। और एशियन की बुक में 2007 तक का डेटा है। ठीक है, तो मैंने आपका सारा गूगल से ढूंढने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, आपके लिए इतना सारा मेहनत कर रहा हूँ। तो आप इसके बदले में क्या करेंगे, आप लाइक करेंगे सेशन को और अपने दूसरे दोस्तों के साथ में शेयर करेंगे। और जो चीज़ें आपको ना समझ में आई हो तो आप कमेंट करके बताएंगे, हाँ सर ये टॉपिक नहीं समझ में आया, वो चीज़ मैं आपको दोबारा से समझाऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ध्यान रखेंगे।